जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। देखिए, मगध साम्राज्य जो था वो सबसे प्राचीन और शक्तिशाली था। इसमें 7 शासकों ने शासन किया था, 7 वंशों ने। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले जो भी चीजें पढ़नी थी सब चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर रखी है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे प्लेलिस्ट पे सब अपलोड है, वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। और एक बात मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा। देखिए, मैं कंटेंट जो भी लेकर आता हूँ, जो भी पढ़ाना चाहता हूँ आपको, आने वाले जो भी एग्जाम है, जुलाई अगस्त सितंबर में जो भी एग्जाम होने वाले, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का कोई भी क्वेश्चन बाहर हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, हाँ ये मानते जरूर है कि जीएस का कोई था नहीं है, जीएस का अंत नहीं है, तो लेकिन जो भी पेपर आए हैं कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको हर जगह से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे। और जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा रखी है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर एग्जाम में। ठीक है, परेशान मत होइए, हर एग्जाम के लिए ये अवेलेबल है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये मत सोचिए कि स्पेशल क्लासेस चले एसएससी के लिए, स्पेशल क्लासेस चले यूपीपीसीएस प्री के लिए। तो देखिए मेरे भाई, जीएस सबके लिए होता है। ठीक है, स्पेशल चलाने से कोई मतलब नहीं होता। आप ऐसा पढ़े ना, एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ लें, ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल पढ़ना ही नहीं पड़े। तो ठीक है, चलिए बगैर देरी करें शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पे देखें, हम लोगों ने जो देखा था, कल हम लोगों ने सारी बातें पढ़ रखी थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे उस 16 महाजनपदों में एक जनपद था मगध। ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली जनपद था। तो मगध साम्राज्य की स्थापना तथा विस्तार। तो देखिए, मगध के इतिहास की जानकारी हमें महाभारत व पुराणों में मिलती है। ठीक है, मगध के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो महाभारत व पुराणों से मिलती है। मगध जो है 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में। तो मगध जो है पूरे 16 महाजनपद जो थे उनमें से सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम है मगध। ये मैंने लिखा है। ठीक है, मगध जो है 16 महाजनपद में से सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। फिर आगे आगे देखें कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना वृहद्रथ था, जो जरासंध का पिता। वृहद्रथ किसका पिता था? जरासंध का। और किसका बेटा था? तो वसु का पुत्र था। इसकी राजधानी गिरिब्रज, इसे राजगृह कहते थे। तो इसकी राजधानी क्या है? राजगृह थी, मतलब गिरिब्रज थी। जरासंध इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक होता। ठीक है, जरासंध इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था तथा निपुंजय इस वंश का अंतिम शासक। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो जरासंध इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था तथा निपुंजय जो राजा था वो इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। हम सारी चीजें आगे डिस्कस कर लेंगे, सारी चीजें आपको आगे बता देंगे, समझा देंगे, सारी नोट्स यहीं से तैयार करा देंगे। परेशान होने की बात नहीं, न भटकने की जरूरत है। तो देखिए, हमने एक यहाँ पे ट्रिक लिखी है, जो मगध पर 7 राजवंशों ने जो शासन किया उसको याद करने की। देखिए, स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं
कि हर्यक वंश में 4 राजा शासक थे, उनके क्या क्या नाम था, बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयन, सारे चीजों का नाम याद रखते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हसीना मासूक के साथ भाग गई। क्या हो गया? हसीना एक लड़की का नाम है, मासूक एक लड़के का नाम है। तो हसीना जो है ना, मासूक के साथ फुर्र हो गई, भाग गई। कहाँ गई? भाग गई। इतने तो आपको याद रहेगा ना कि हसीना मासूक के साथ भाग गई। ठीक है, तो देखें, हाथ से बना हर्यंक वंश, जिसमें 4 राजवंशों ने शासन किया था। सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे, पढ़ा देंगे आगे। हाथ से बना हर्यंक वंश, फिर सी से बना शिशुनाग वंश। ये सादा सा है, ये सीटी वाला सा है, तो रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया। इसको मैं हसीना तो नहीं लिख सकता, लिखूंगा हसीना ही, इसलिए हसीना। तो सी से बना शिशुनाग वंश, ना से बना नंद वंश, अम्मा से बना मौर्य वंश। ठीक है, अब देखिए, ये माँ तक तो हो गया। अब बचा क्या? शूक। अब शूक क्या है? सू से बना सुंग वंश, अक्का से बना कन्न वंश। अब के और ये था, या फिर था हटा ही दीजिए, के और भाग गई ये साइलेंट वर्ड है। और जो 7 है, 7 के जहां पे हम लोग 7 देखेंगे, क्या देखेंगे? 7। 7 मतलब सातवाहन वंश। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई, और ये आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। हसीना माशूक के साथ भाग गई, मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। अगर ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप लोग अब नोट डाउन कर लीजिए, मैं किनारे हट जा रहा हूँ। चलिए, मैं बोलता भी जाऊं, आप लोग लिखते जाएं जल्दी से। मैं रिपीट कर दूं कि मगध के इतिहास की जानकारी हमें महाभारत व पुराणों में मिलती है। मगध 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली था। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक वृहद्रथ था, जो जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक था, तथा निपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो आप। फिर आगे देखें, लिखा है कि मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन? हसीना माशूक के साथ भाग गई। भाई, किसी को भी जब किसी से प्यार हो जाएगा, बेपनाह मोहब्बत जिसे कहते हैं, नहीं होता उसको, फिर दुनिया नहीं समझ में आती, घर वाले नहीं समझ में आते। घर वाले लगता है ये घर वाले बेवकूफ हैं, मुझे प्यार नहीं करते। वो जो बंदा था या फिर वो जो बंदी है, वही मेरे लिए सबसे अच्छी है, वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। उसके प्यार में वो अंधे होके घर परिवार को सबको छोड़ भाग जाते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि परिवार से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। आपके ऊपर जब बुरा वक्त आएगा तो आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा होता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि हसीना मासूक के साथ फुर्र हो गई, मतलब भाग गई। तो हसीना से बना था, हाथ से क्या बना था? हरिजन वंश। हरिजन वंश में मैंने आपको बताया कि 4 राजाओं ने शासन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हरिजन वंश के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हरिजन वंश एक ऐसा वंश जिसे पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पितृहंता भी कहा जाता है। क्यों पितृहंता है? होता क्या चीज है? पितृहंता कहते किसको है? देखिए, एक ऐसी चीज, जब कोई पुत्र अपने पिता की हत्या करके उसके ही राजगद्दी पर, उसके ही कुर्सी पर बैठ जाए, उसे पितृहंता कहते हैं। मतलब पितृ की हत्या करना। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। पितृहंता किसे कहते हैं? जब पुत्र अपने ही पिता की हत्या करके कुर्सी पर, उसकी ही कुर्सी पर, उसकी ही राजगद्दी पर बैठ जाए, अपना कब्जा कर ले, तो उसे पितृहंता कहते हैं। पितृ मतलब पिता, और हत्या मतलब, हंता मतलब हत्या करना। ठीक है, तो हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जहां पे पुत्रों ने अपने ही पिता की हत्या करके अपना अपना राज्य आगे बढ़ाया। तो देखिए, हर्यक वंश जिसे पितृहंता कहते हैं, ये 544
ठीक है, 544 से लेकर 412 ईस्वी तक चला। इस वंश में 4 राजाओं ने शासन किया था। कितने राजाओं ने? तो 4 राजाओं ने। कौन कौन? बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयीन और नंद। हम सब आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो 4 राजाओं ने शासन किया, उदयीन और नागदशक, ठीक है। ये तो मैंने लिखा है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन और नागदशक, ठीक है। चलिए देखिए, वीरद्रथ के पश्चात, वीरद्रथ के बाद जो है, मगध में हर्यक वंश की स्थापना हो गई। किस वंश की स्थापना होगी, किसके बाद? तो वीरद्रथ के पश्चात जो है हर्यक वंश की स्थापना हो गई। कहां पर? मगध में। मगध क्या है? 16 महाजनपदों में सबसे शक्ति महाजनपद है, ठीक है। सबसे शक्ति महाजनपदों में एक है जो, जिसका नाम मगध है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मतलब हर्यक वंश का जो संस्थापक था, इसको जो स्थापित किया, उसका नाम है बिंबिसार। तो सबसे पहले हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से लेकर 452 ईसा पूर्व, मतलब 444 बीसी से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, ठीक है। अब आगे देखें, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, फिर बता दे रहा हूं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और जैन साहित्य में, ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जामों में ये चीज पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जरूर याद रखें। जैन साहित्य में बिंबिसार को स्तैणिक कहा गया है। मेरे ख्याल से ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे या पढ़े हों, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि जो नए बच्चे हैं तो वो जरूर पहली बार सुन रहे होंगे कि बिंबिसार को जैन साहित्य में स्तैणिक कहा गया है। अब बिंबिसार मगध की, जो ना मगध की अपनी प्रारंभिक राजधानी, बिंबिसार ने मगध में जगह थी राजगीर, तो बिंबिसार ने मगध की या अपनी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, ठीक है। बिंबिसार ने अपनी प्रारंभिक राजधानी राजगीर को बनाई थी। उस समय इसे गिरिब्रज कहते थे, को बनाई, ठीक है। ये देखिए पूरा यहाँ तक लिखा है। देखिए क्या हुआ कि बिंबिसार ने जब अपनी पहली राजधानी बनाई, जो राजगीर जिस नाम से जाना जाता था, लेकिन उस वक्त राजगीर को गिरिब्रज कहते थे, ठीक है। तो उस समय इसे गिरिब्रज कहते थे, को बनाई थी। परंतु बाद में, फिर आगे चल के बाद में अपनी राजधानी बिंबिसार ने राजगृह को बना लिया। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैं बता दूं, बिंबिसार ने मगध की अपनी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। उस समय इसे गिरिब्रज कहते थे, इसको बनाई थी, परंतु बाद में अपनी राजधानी राजगीर को बना लिया। अब फिर बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया तथा यहाँ का शासन अपने पुत्र अजात शत्रु को सौंप दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का बेटा था। अजातशत्रु की माता कौन है? देखिए, बिंबिसार ने 3 शादियां की थी, ठीक है। उन तीनों रानियों में से एक रानी का पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जब यहाँ का सेनापति हुआ, मतलब कि शासन जब उसने संभाला, तो इसके मन में एक लालच आ गई कि क्यों ना हम अपने पिता की काम तमाम कर दें और अपनी ही गद्दी संभाले, हम मगध का साम्राज्य संभाले, इतना बड़ा राज्य है, हम क्यों सिर्फ जरा सा अंग देश पर ही अधिकार क्यों करे बैठे हैं। तो इसके मन में लालच आया और आगे चल के इसने अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसकी वजह से अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है।
तो देखिए, इससे पहले मैंने ये बताया था कि हसीना मासूक के साथ भाग गई। तो ऐसा कभी मत करिएगा, मैं आपसे पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मोहब्बत या आशिकी किताबों से करो दोस्त। मोहब्बत या आशिकी, देखिए मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत आप किसी से कर सकते हैं, ठीक है। आशिकी जब हो जाती है किसी से ना, तो फिर आगे पीछे खुद सुनाई नहीं पाता, दिखाई नहीं पाता। तो मोहब्बत या आशिकी किताबों से करो दोस्त, बेवफा भी निकलेगी तो काबिल बना के छोड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से नोट किए कर लिया होगा, नहीं नोट किया जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने बताया था कि बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? तो 3 शादियां। उन तीनों शादियों के नाम और उनकी बीवी के नाम, मतलब उनकी रानियों का नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और ये भी बताया है आगे चल के कि अजात शत्रु का जो जन्म हुआ वो किस रानी के साथ हुआ, उनकी माता के क्या नाम था, वो सारी चीजें हमने मेंशन कर रखी है, जो एग्जाम में पूछती है, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं। देखिए, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो। ठीक है, दूसरी चीज, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें और हर चीज को याद करते चले बेहतरीन तरीके से। वरना एक कहावत है ना कि सब कुछ गवा कर होश में आया तो क्या आया, तो वही हाल होगा कि एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन तो पढ़े रहेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा, और तो एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो सब जीरो। कहा जाता है ना कि सब कुछ गवा कर होश में आया तो क्या आया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ भी गंवाना नहीं है। इसीलिए आप धीरे धीरे चलें ताकि आपकी अपनी मंजिल तक बिल्कुल पहुंचे और आपको सफलता मिल सके। भागने में, दौड़ने में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये कि बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। कितनी विवाह किया था? तो 3 विवाह किया था। देखिए, जो चीज नहीं समझ में आती है तो मैं उसको बोल भी रहा हूं तो उसको भी देख लीजिएगा, अथवा लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो पहली शादी जो उन्होंने की, बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम था, पहली पत्नी जो इनकी थी वो कोसल राज्य की पुत्री व प्रसेनजित की बहन महाकोशल थी। क्या नाम था इनकी पहली पत्नी का? महाकोशल, और इनको महाकोशला भी कहा जाता है। ठीक है, बिंबिसार की पहली पत्नी कोसल राज की पुत्री थी, वह प्रसेनजित की बहन थी जिसका नाम महाकोशला था। ठीक है, तो बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। और देखिए, इनकी दूसरी पत्नी जो है, क्यों किसकी, बिंबिसार की दूसरी पत्नी कहाँ की थी? वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी जिसका नाम चेलना था। ये चेलना ही अजात शत्रु को जन्म दिया था। मतलब अजात शत्रु की माता क्या नाम था? तो चेलना। चेलना रहने वाली कहाँ की थी? तो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, ये बिंबिसार की दूसरी पत्नी थी। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो बिंबिसार की तीसरी पत्नी जो है, उनका नाम है क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल की प्रधान की पुत्री थी। ठीक है, देखिए राजाओं को अंदर ये होता था, बिंबिसार ने भी ये सोचा था कि हम अपने साम्राज्य, अपनी जमीन का विस्तार इतना लंबा कर दें कि देखिए सबसे जंग तो कर नहीं सकते थे, है नहीं, सबसे जंग करते तो हारते। तो इन्होंने एक थ्योरी निकाली कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम रानियों से ही शादी कर लें और उनसे जो जमीन मिलेगी, जो सेना मिलेगी, जो घोड़े हाथी सारी चीजें मिलेंगी, उससे हम अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे। तो इन्होंने पहली जो शादी की तो इससे भी बहुत सारी जमीनें मिली तो उन्होंने अपना विस्तार कर लिया, दूसरी की उससे भी मिला, फिर उन्होंने फिर और विस्तार कर लिया, ऐसे कर करके तो बिंबिसार जो था ना, बहुत शक्तिशाली राजा था। ठीक है, अब आगे देखें, बिंबिसार के समय में अवंती का जो राजा थे प्रघोर, जिन्हें चंड
प्रघोत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिंबिसार के समय में अवंती के राजा थे जिनका नाम प्रघोत, ज्यादातर आप लोग प्रघोत ही सुने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम चंड प्रघोत भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंड प्रघोत। ठीक है, अवंती के राजा चंद प्रघोत से इनकी जो एक जंग हुई थी, तो जंग में ये जब हार गए चंद प्रघोत, तो इन्होंने इनकी ये जो है बिंबिसार के ना बहुत अच्छे मित्र बन गए। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अवंती के राजा प्रघोत चंड प्रघोत को पीलिया हो गया था। पीलिया, उस समय में उसे पांडु रोग कहा जाता था। ठीक है, तो आज के हम लोग लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं, जिसमें खून की कमी होने लगती है, बॉडी पीलापन पड़ने लगता है, आंखों में पीलापन आने लगता है। ठीक है, कुछ खाने का मन नहीं करता और इंसान दुबला होता जाता है। अगर इससे इंसान जल्दी से इलाज ना कराए तो इंसान की मौत भी हो जाती है। तो वही चीज, तो प्रघोत को जो है, जिन्हें चंड प्रघोत के नाम से भी जाना जाता है, इनको पीलिया मतलब पांडु रोग से ये ग्रस्त हो गए थे। ग्रस्त मतलब बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा। तब बिंबिसार ने अवंती अवंती राजा अवंती के राजा थे, अवंती राजा के अनुरोध पर, मतलब इनके गुजारिश पर, इनकी रिक्वेस्ट पर, जब इन्होंने रिक्वेस्ट किया, अय बिंबिसार, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि चंड प्रघोत को आप बचा लीजिए। आप अपने वैद्य, जी इनका नाम क्या है? जीवक। जीवक का नाम देख लीजिए, जीवक मतलब जीवन दिया। ठीक है, जीवक को आप अपने राजवैद्य को जीवक को भेज दीजिए, ताकि ये उनका इलाज कर सके और प्रघोत की जान बचा सके। तो इन्हीं के अवंती राजा के अनुरोध पर ही बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को, किसको? जीवक को। ये नाम याद रखिएगा, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। कहाँ भेजा था? उज्जैन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जीवक को कहाँ भेजा था? उज्जैन। तो जीवक के इलाज से चंड प्रघोत स्वस्थ हो गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, पूछा जाता है बिंबिसार के राज्य वैद्य का नाम क्या था? तो जीवक, जीवन से बना जीवक। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जीवक किसके राज्य वैद्य थे? किस राजा के राज्य वैद्य थे? तो वो बिंबिसार के। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ रही है। मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी बात समझ में आती है, अगर आपको ये लगता है कि मेरी क्लास बहुत अच्छी है, आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे? अब अजात शत्रु जो है बिंबिसार को रास्ते से मतलब हटा देते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। अजात शत्रु के बाद हम लोग उदयन और फिर नागदशक के बारे में पढ़ेंगे। उदयन और नागदशक भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, उसको पढ़ लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उदयन में थोड़ा सा है ज्यादा, उसको तो हम लोग देखेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सारे नोट्स यहीं से तैयार कराऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूँ ना, पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूल नहीं भूल जाओगे, तो मैं उसे साबित करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार कौन थे? अजात शत्रु के पिता, जिसकी हत्या करके अजात शत्रु सिंहासन पर काबिज हो गया, कब्जा कर लिया, मतलब बैठ गया। ठीक है, तो अजात शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने लिखा है अजात शत्रु 492 से लेकर 460 तक इसने शासन किया। देखिए आगे, अजात शत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी तथा सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, मैंने बताया आपको, बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने उसके पुत्र ने ही कर दी थी और सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। इसी कारण अजात शत्रु को क्या कहते हैं? इसी कारण अजात शत्रु को
पितृहंता भी कहा जाता है। देखिए, अजात शत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, आगे देखें, अजात शत्रु को हो कुलिक भी कहते हैं। कुलिक का मतलब क्या होता है? पितृहंता। ठीक है, चाहे पितृहंता कह दीजिए चाहे कुलिक कह दीजिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कुलिक किसे कहा जाता है तो अजात शत्रु को, या पितृहंता किसे कहा जाता है तो अजात शत्रु को। ठीक है, तो अजात शत्रु का अर्थ या शत्रुओं को नाश करने वाले का मतलब क्या, किसका नाम है तो अजात शत्रु। तो और या फिर ये क्वेश्चन अगर पूछेगा पितृहंता का वंश किसे माना जाता है तो हर्यक वंश है जिसे पितृहंता का वंश कहा जाता है। फिर आगे देखिए कि अजात शत्रु के शासन काल में 8वें वर्ष, किसवें वर्ष? 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अच्छा ये बताएं आप लोग, ये जो चीज हमने लगाई है ये दिख रहा है आपको? इसको बड़ा कर देते हैं तो शायद दिखे। ये चीज इसके क्या कहते हैं इसको? अगर इसके बारे में पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि महापरि लिखने के बाद मैंने निर्वाण यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, तो बीच में मैंने ये जो लाइन मैंने खींची है रेड के बीच में, इसे कहते क्या है? ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप पहले कमेंट्स करें, देखें आपको पता है कि नहीं। तो 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके शासन काल में पहली बौद्ध संगीति, किसके शासन काल में? याद रखें, अजात अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में जो है पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तो अजात शत्रु के शासन काल में ही पहली बौद्ध संगीति हुई। फिर देखें, अजात शत्रु ने वैशाली पर ना इसने आक्रमण कर दिया, युद्ध छेड़ दिया और जीत भी लिया। तो जो वैशाली के जितना भी साम्राज्य, जितनी भी जगह थे ना, उस सबको उसने मगध में मिला लिया था। ठीक है, क्योंकि मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु ने। जब अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया और वहां पर सारी चीजें उसको जीत ली, वहां के किले, वहां के जमीनें, सारी चीजें जीत ली, तो उस वैशाली को ना इसने मगध में मिला लिया। ठीक है, वो साम्राज्य हो गया किसका? मगध का, मिला लिया। तो इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 नए हथियार का प्रयोग किया था। कितने नए हथियारों का? 2 नए हथियारों का। देखिए, तलवार, भाला और कुल्हाड़ी वगैरह जो भी चीजें, सब चीज रहती थी, लेकिन 2 नए हथियारों का इसने इस्तेमाल किया। पहला हथियार था रथमूसल और दूसरा हथियार का नाम है महाशिला कंटक। ठीक है, तो पहला हथियार क्या था? रथमूसल, और दूसरा हथियार जो था महाशिला कंटक का प्रयोग इसने किया था, जिसकी वजह से ये वैशाली पर आक्रमण करके इसको जीत लिया। फिर आगे देखें, अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु जो है वो मगध की गद्दी पर बैठ गया और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी तथा सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इसी कारण अजातशत्रु को पितृहंता या फिर कुलिक भी कहते हैं। देखिए, पितृहंता या तो कुलिक भी कहते हैं। ठीक है, अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। जब इसका नाम ही ऐसा रख दिया कि शत्रुओं को नाश करने वाला, तो किसी को करने से पहले उसने अपने पिता का ही नाश कर दिया। ठीक है, तो उसने सोचा क्यों ना हम अपने नाम का सही से प्रयोग करें, तो मैं ट्राई करता हूँ अपने पिता को ही टपका कर। तो उन्होंने टपका दिया किसको? अपने पिता को ही। तो शत्रुओं को नाश करने वाला जो उनका नाम है, इन्होंने ट्राई कर लिया किसके? अपने पिता के ही। तो इन्हें कुलिक भी कहते हैं। कुलिक का अर्थ होता है पितृहंता, मतलब कि पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, फिर आगे लिखा है
जल्दी जल्दी आप लोग नोट भी करते हैं। अजात शत्रु के शासन काल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है और इसके शासन काल में ही पहली बौद्ध संगीति भी हुई। फिर अजात शत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसको मगध में मिला लिया और इस युद्ध में अजात शत्रु ने 2 नए हथियार रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। फिर अजात शत्रु ने राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया और इसी के शासन काल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा है जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बिंबिसार, अजात शत्रु, इन दो के बारे में पढ़ लिया। अजात शत्रु ने किसकी हत्या की? बिंबिसार की। तो जो बोओगे वही काटोगे। तो जब इनका बेटा उदयन बड़ा हुआ, जब सम्राट संभालने लायक हुआ, इन्होंने अपने बाप को निपटा दिया। किसको? अजात शत्रु को। ठीक है, कहते हैं ना कि जो बाप करेगा उसका खामियाजा कोई ना कोई तो भुगतेगा ही। तो अजात शत्रु ने निपटाया अपने बाप को, जिसे पितृहंता कहा गया। किसको? बिंबिसार को मार दिया। तो अजात शत्रु जब आए तो उनका बेटा उदयन जो था, उन्होंने अपने बाप को निपटा दिया। तो इन्हें भी पितृहंता कहा गया, क्योंकि समझ रहे हैं ना, पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला। मैंने आपको पहले ही बता रखा था। तो चलिए हम आगे इसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये बहुत दिमागदार आदमी था उदयन। यह तो कुछ भी नहीं, एक शहर बनाया था जिसका नाम पाटलिपुत्र था। इतना ही आपको पढ़ना है इसके बारे में। इसके बच्चे जब 3 बच्चे हुए, तो 3 बच्चे जब इसके तीनों बड़े हो गए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, तो बहुत चालाक आदमी था ये जानता था कि मैंने अपने बाप को मारा है, अब मेरे बाप ने अपने बाप को मारा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मेरे बेटे भी मुझे निपटा सकते हैं। इससे अच्छा ये होगा कि अपने जीवन में ही अपने ही जीते जी मृत्यु हो निपटने से पहले ही मैं इन लोगों को अपना साम्राज्य दे देता हूँ, ताकि तीनों बच्चे अलग अलग जगह अपने साम्राज्य को संभाले। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को बांट दिया। मगध का जो साम्राज्य मिला वो नागदशक को मिला। नागदशक बेकार आदमी, कुछ नहीं करते थे ये। तो इनके सेनापति जो थे ना, नागदशक को निपटा दिए। जब नागदशक को निपटा दिए तो इनके सेनापति का नाम था शिशुनाग। ठीक है, तो जब इनके सेनापति शिशुनाग ने नागदशक निपटा दिया, कहते ना बाप बोए बेटा काटे, तो उदयन ने अपने बाप को मारा और उनके बाप ने उनके बाप को मारा। ठीक है, उदयन ने अपने बाप को मारा और उदयन के दादा को उनके बाप ने मारा। मतलब अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा, उदयन ने अजात शत्रु को मारा। उदयन सोचे कि हम बचे रहे, दे दो, हम बूढ़े हो ही गए हैं। तो नागदशक जो बचे तो ये कुछ करते नहीं थे। तो इनके सेनापति सोचे, जब मेरे राजा उदयन जब अपने बाप को मार सकते हैं, क्यों ना हम इनके बेटे को निपटा के अपना राजवंश चालू कर दें। तो शिशुनाग जो थे, नागदशक को निपटा कर इन्होंने एक राजवंश की स्थापना की, जिसे शिशुनाग वंश कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से कि हसीना मासूक के साथ भाग गई, तो हास्य हर्यक वंश तो अपने यहीं पे खत्म हो जाएगा, शिशुनाग वंश शुरू होगा। तो शिशुनाग वंश हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये उदयन के बारे में पढ़ लेते हैं आज। देखिए, उदयन 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक थे। अब बात समझे, कहीं कहीं 461 भी है और 442-41 भी है, तो डेट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, डेट पूछी नहीं जाती है ज्यादातर। ठीक है, और आएगा तो ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये डेट आप लोग याद रखें। फिर देखें कि अजात शत्रु की हत्या उसी के पुत्र ने, उदयन ने कर दी थी। इसे भी पितृहंता कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, उदयन ने, मैंने बताया ना, गंगा तथा सोन नदी के किनारे एक किला स्थापित किया या शहर। ठीक है, किला शहर, ठीक है, स्थापित किया मतलब बनवाया, जिसका नाम किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र रख दिया। मैंने कहानी बता दिया है, इसलिए आप लोग अब नोट भी करते चले। तो रख दिया। तो राजगीर से राजधानी हटाकर इसने, उदयन ने, जो पहले राजधानी राजगीर थी, तो राजगीर से राजधानी हटाकर ना इसने पाटलिपुत्र को अपनी
राजधानी बना लिया। ठीक है, तो अजातशत्रु ने क्या बनाया था, राजगीर मतलब राजगिरी को राजधानी बनाया था। तो इसने राजगिरी को की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र, जिसने एक नया शहर इसने बसाया था, कहाँ पे, गंगा और सोन नदी के किनारे किला या शहर बसाया था, उसका नाम रखा था इसने पाटलिपुत्र, जिसको इसने राजधानी बना लिया था। फिर उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों ने क्रमवार राज्य किया। हमने कहा ना बहुत दिमागदार आदमी था, जानता था कि निपटने से अच्छा है, बेहतर है कि अपनी मौत से मरो, बच्चों के हाथ से मत मरो, इसने सब कुछ दे दिया था। तो पहला बेटा अनिरुद्ध, दूसरा गुंडक, तीसरा नागदशक। देखिए इन दोनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये नथिंग है। बस नाम याद रखें कि उदयन के बेटे कौन कौन थे। ये एक थे नागदशक, जिन्होंने उदयन के बाद मगध का शासक नागदशक बना, मगर मगध का साम्राज्य नागदशक ने संभाला। फिर नागदशक की हत्या, इतना याद रखेंगे आप लोग कि नागदशक की हत्या किसने की थी। तो मैंने आपको कहानी भी बता दी, शिशुनाग ने, क्योंकि हरिजंग वंश के बाद शिशुनाग वंश का स्थापना होती है। मैंने बताया ना, हसीना मासूक के साथ भाग गई, तो हरिजंग वंश और शाह मतलब शिशुनाग वंश। ठीक है, तो उदयन के बाद मगध का शासक नागदशक बना। नागदशक की हत्या, बाप बोए बेटा काटे, तो वही वाला हाल है। तो नागदशक की हत्या नागदशक की हत्या उसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी, तथा एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई है, तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और मेरी बातें आपको समझ में आई, पसंद आया, आज की क्लास लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, और जय हिंद।